नमस्कार दोस्तों, एसवी एग्जाम मंत्र में आपका स्वागत है। आज 12 मई 2026 के करंट अफेयर्स में 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टॉपिक है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। सवाल ये है, हाल ही में किस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ गहराई से जुड़ी हुई है? ऑप्शन A है फिक्की वार्षिक सम्मेलन, ऑप्शन B है CII शिखर सम्मेलन, ऑप्शन C है एसोचैम ऊर्जा मंच, ऑप्शन D है नेस्कॉम नेतृत्व बैठक। सही जवाब है ऑप्शन B, CII शिखर सम्मेलन। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने CII शिखर सम्मेलन में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के बारे में ये बातें कहीं। फिक्की, एसोचैम और नेस्कॉम भारत में अन्य प्रमुख उद्योग निकाय हैं, लेकिन वे इस विशिष्ट घोषणा के लिए स्थल नहीं थे। एसएससी परीक्षाओं में सही संगठन का चुनाव करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अक्सर उस विशिष्ट मंच का परीक्षण करते हैं जहां नीतिगत बयान दिए जाते हैं। याद रखें कि स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नीति में आत्मनिर्भरता एक आवर्ती विषय है। समान संगठनों के बीच भ्रम से बचने के लिए करेंजवार सुर्खियों में उल्लिखित विशिष्ट उद्योग निकाय पर हमेशा ध्यान दें। भारतीय उद्योग परिसंघ CII एक गैर सरकारी, उद्योग नेतृत्व वाला और उद्योग प्रबंधित संगठन है जो भारत की विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत पहल आयात निर्भरता को कम करने और घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी। भारत वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है, जिसका लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है। प्रह्लाद जोशी वर्तमान में भारत सरकार में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टॉपिक है जनरल करंट अफेयर्स। सवाल ये है, डिजी लॉकर के उपयोग को एकीकृत करने और बढ़ावा देने में असाधारण पहलों के लिए हाल ही में कितने भारतीय राज्यों को सम्मानित किया गया? ऑप्शन A है 3 राज्य, ऑप्शन B है 5 राज्य, ऑप्शन C है 7 राज्य, ऑप्शन D है 9 राज्य। सही जवाब है ऑप्शन B, 5 राज्य। खबर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 5 राज्यों को डिजी लॉकर के सफल एकीकरण के लिए सम्मानित किया गया। विकल्प A, C और D गलत हैं क्योंकि वे अलग अलग संख्यात्मक मान प्रदान करते हैं जो समाचार आइटम द्वारा समर्थित नहीं हैं। डिजी लॉकर एक प्रमुख परियोजना है और इस तरह की राज्य स्तरीय मान्यताएं डिजिटल शासन की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एसएससी परीक्षाओं में अक्सर परखी जाती हैं। परीक्षा टिप, सरकारी नीति समाचारों में दिए गए संख्यात्मक डेटा, राज्यों की संख्या, रैंकिंग या राशि पर हमेशा ध्यान दें क्योंकि ये एक पंक्ति वाले प्रश्नों के लिए उच्च संभाव्यता वाले लक्ष्य हैं। डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख पहल है जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITWI द्वारा शुरू किया गया है। यह नागरिकों को आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के भंडारण, साझा करने और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। भौतिक प्रतियों की आवश्यकता को समाप्त करके ये सार्वजनिक सेवा वितरण की पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाता है। प्लेटफॉर्म आधार के साथ एकीकृत है, ये सुनिश्चित करते हुए कि दस्तावेज प्रामाणिक हैं और जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC ने किस शहर में अपने नए प्रौद्योगिकी सह सामान्य सुविधा केंद्र TCFC की आधारशिला रखी है? ऑप्शन A है हैदराबाद, ऑप्शन B है बेंगलुरु, ऑप्शन C है चेन्नई, ऑप्शन D है अहमदाबाद। सही जवाब है ऑप्शन B, बेंगलुरु। नए TCFC की आधारशिला पीन्या में रखी गई, जो बेंगलुरु में स्थित है। हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद भारत में प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, लेकिन यह विशिष्ट NSIC सुविधा का स्थल नहीं है। NSIC का उद्देश्य साझा तकनीकी संसाधन प्रदान करके MSME क्षेत्र को बढ़ावा देना है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि पीन्या को विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। परीक्षा टिप, हमेशा NSIC जैसे PSU को उनके मूल मंत्रालय से जोड़ें, जो इस मामले में MSME मंत्रालय है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC भारत सरकार का एक मिनी रत्न उद्यम है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME के तहत संचालित होता है। इसकी स्थापना 1955 में देश में MSME के विकास को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी।
बेंगलुरु में स्थित पीन्या विश्व स्तर पर दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक के रूप में जाना जाता है, जिसमें हजारों छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयां हैं। इस तरह के केंद्र छोटे पैमाने के निर्माताओं के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 4, टॉपिक है साइंस और टेक्नोलॉजी। सवाल ये है, भारत में सटीक अति स्थानीय मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए हाल ही में किस संगठन ने एआई सक्षम सिस्टम पेश किए हैं? ऑप्शन A है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA। ऑप्शन B है भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD। ऑप्शन C है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO। ऑप्शन D है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। सही जवाब है ऑप्शन B, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD सही उत्तर है, क्योंकि यह मौसम पूर्वानुमान के लिए जिम्मेदार आधिकारिक एजेंसी है और इसने इन AI संचालित सिस्टम को लॉन्च किया है। NDMA आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन तकनीकी मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों के लिए नहीं। ISRO जमीनी स्तर पर मौसम पूर्वानुमान सेवाओं के बजाय अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह संचालन पर ध्यान केंद्रित करता है। CSIR एक अनुसंधान और विकास संगठन है जो राष्ट्रीय मौसम संबंधी कार्यों की देखरेख नहीं करता है। परीक्षा टिप, जलवायु और मौसम निगरानी से संबंधित प्रश्नों के लिए हमेशा IMD को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ जोड़ें। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की स्थापना 1875 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है और मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। IMD चक्रवात, लू और भारी वर्षा जैसी गंभीर मौसम घटनाओं के लिए चेतावनी जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से भी एक है। क्वेश्चन नंबर 5, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस कार्यक्रम में वैश्विक संकटों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन पर जोर दिया? ऑप्शन A है FIC की वार्षिक आम सभा। ऑप्शन B है CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन। ऑप्शन C है NASSCOM प्रौद्योगिकी और नेतृत्व मंच। ऑप्शन D है एसोचैम राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। सही जवाब है ऑप्शन B, CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की आर्थिक सुदृढ़ता को उजागर करने के लिए CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। विकल्प A, C और D भारत में अन्य प्रमुख उद्योग निकाय हैं, लेकिन वे इस विशिष्ट बयान के लिए स्थल नहीं थे। SSC परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर एक विशिष्ट मंत्री के बयान और उस मंच के बीच संबंध का परीक्षण करते हैं जहां इसे दिया गया था। टिप, हमेशा प्रमुख नीतिगत भाषणों को उन विशिष्ट संगठनात्मक शिखर सम्मेलनों से जोड़ें जहां वे दिए जाते हैं, क्योंकि ये स्थिर GK प्रश्नों के लिए लगातार लक्ष्य होते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII एक प्रमुख गैर सरकारी, गैर लाभकारी उद्योग नेतृत्व वाला संगठन है जिसकी स्थापना 1895 में हुई थी। यह उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के साथ साझेदारी करके भारत के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और बनाए रखने के लिए काम करता है। नई दिल्ली में मुख्यालय, यह नीति सुधारों के संबंध में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। ये भारत में सबसे प्रभावशाली लॉबिंग समूहों में से एक है, जो अक्सर आर्थिक रोडमैप पर चर्चा करने के लिए मंत्रियों की मेजबानी करता है। क्वेश्चन नंबर 6, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, भारत में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद GDP के अंतिम अनुमान जारी करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन A है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन B है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन C है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन D है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन C, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI राष्ट्रीय आय डेटा, जिसमें GDP अनुमान भी शामिल हैं, के संग्रह, प्रसंस्करण और जारी करने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। विकल्प A गलत है, क्योंकि वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति और बजट का प्रबंधन करता है, न कि GDP डेटा के तकनीकी संकलन का। विकल्प B गलत है, क्योंकि यह व्यापार और औद्योगिक संवर्धन पर केंद्रित है। विकल्प D गलत है, क्योंकि यह मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों के विनियमन से संबंधित है। परीक्षा टिप, हमेशा याद रखें कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, जो GDP डेटा जारी करता है, MOSPI के तहत कार्य करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का गठन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के विलय से हुआ था।
जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, एक विशिष्ट समय अवधि में एक देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार आमतौर पर आर्थिक प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए इन अनुमानों को त्रैमासिक आधार पर जारी करती है। एसएससी सामान्य जागरूकता अनुभागों में आर्थिक डेटा के स्रोत को समझना एक अक्सर पूछा जाने वाला विषय है। क्वेश्चन नंबर 7, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, मई 2026 में जारी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार किस प्रकार की फसलों के लिए क्षेत्र कवरेज के बारे में डेटा प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन A है खरीफ फसलें, ऑप्शन B है ग्रीष्मकालीन फसलें, ऑप्शन C है रबी फसलें, ऑप्शन D है बागवानी फसलें। सही जवाब है ऑप्शन B, ग्रीष्मकालीन फसलें। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार ने 8 मई 2026 तक ग्रीष्मकालीन फसलों के क्षेत्र कवरेज पर प्रगति रिपोर्ट जारी की। विकल्प A खरीफ और विकल्प C रबी। भारत में 2 प्रमुख फसल मौसम हैं, लेकिन वे रिपोर्ट में उल्लिखित ज़ैद मौसम से अलग हैं। विकल्प D बागवानी फसलें चाय या कॉफ़ी जैसी फसलों को संदर्भित करता है, जो इस विशिष्ट मौसमी कवरेज रिपोर्ट का विषय नहीं है। परीक्षा टिप: हमेशा 3 फसल मौसमों खरीफ, रबी और ज़ैद के बीच अंतर करें, क्योंकि एसएससी अक्सर उनकी बुवाई और कटाई अवधि के बारे में प्रश्न पूछता है। भारत में कृषि फसल वर्ष को 3 मौसमों में वर्गीकृत किया गया है, खरीफ, रबी और ज़ैद। ज़ैद फसलें, जिन्हें ग्रीष्मकालीन फसलें भी कहा जाता है, रबी और खरीफ मौसमों के बीच कम अवधि में उगाई जाती हैं, मुख्य रूप से मार्च से जून तक। इन फसलों को अक्सर सिंचित किया जाता है और इनमें सब्जियां, फल और तरबूज और खीरा जैसी चारा फसलें शामिल हैं। खाद्य मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने और कमजोर गर्मी के महीनों के दौरान आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के लिए इन फसलों के क्षेत्र कवरेज की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8, टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है, केंद्र सरकार की पीएमई ड्राइव योजना के अंतर्गत कर्नाटक राज्य को कितने नए इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जर आवंटित किए गए हैं? ऑप्शन A है 1043 चार्जर, ऑप्शन B है 1243 चार्जर, ऑप्शन C है 1443 चार्जर, ऑप्शन D है 1643 चार्जर। सही जवाब है ऑप्शन B, 1243 चार्जर। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्नाटक को पीएमई ड्राइव योजना के तहत 1243 नए ईवी चार्जर आवंटित किए गए हैं, ताकि उसके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। विकल्प A, C और D गलत हैं, क्योंकि वे अलग अलग संख्यात्मक मान प्रदान करते हैं जो रिपोर्ट में उल्लिखित आधिकारिक सरकारी आवंटन आंकड़ों के अनुरूप नहीं हैं। एसएससी परीक्षाओं के लिए संख्यात्मक डेटा और योजना के नामों पर हमेशा ध्यान दें, क्योंकि वे प्रत्यक्ष तथ्य आधारित प्रश्नों के लिए लगातार लक्ष्य होते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के विशिष्ट आवंटन अक्सर राज्य स्तरीय बुनियादी ढांचा विकास की मुख्य बातें होते हैं। पीएमई ड्राइव इलेक्ट्रिक ड्राइव योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे देश के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में परिवर्तन को गति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये योजना मुख्य रूप से 2 स्तंभों पर केंद्रित है: ईवी खरीदारों के लिए वित्तीय सब्सिडी प्रदान करना और शहरी और राजमार्ग नेटवर्क में सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार करना। चार्जरों की स्थापना को प्रोत्साहित करके सरकार का लक्ष्य वाहन मालिकों के बीच रेंज की चिंता को कम करना और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना है। ये पहल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की व्यापक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्वेश्चन नंबर 9, टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। सवाल ये है, भारत में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर चर्चा करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का प्राथमिक ध्यान किस सरकारी योजना पर था? ऑप्शन A है पीएम गति शक्ति योजना, ऑप्शन B है पीएमई ड्राइव योजना, ऑप्शन C है फेम 2 इंडिया योजना, ऑप्शन D है पीएम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। सही जवाब है ऑप्शन B, पीएमई ड्राइव योजना। राष्ट्रीय सम्मेलन विशेष रूप से पीएमई ड्राइव योजना की कार्यान्वयन रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित किया गया था। विकल्प A, पीएम गति शक्ति विशेष रूप से ईवी चार्जिंग के बजाय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। विकल्प C, फेम 2 एक पुरानी योजना है जो वर्तमान पहलों से पहले की थी, जबकि विकल्प D सरकार के वर्तमान प्रमुख कार्यक्रम के लिए एक प्रशंसनीय लेकिन गलत नाम है। परीक्षा टिप: सरकारी योजना से संबंधित प्रश्नों में भ्रम से बचने के लिए हमेशा फेम जैसे पुराने कार्यक्रमों और पीएमई ड्राइव जैसी नई शुरू की गई योजनाओं के बीच अंतर करें। पीएमई ड्राइव इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट योजना एक प्रमुख सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है।
ये ईवी समर्थन कार्यक्रमों के पिछले संस्करणों को प्रतिस्थापित करता है और खरीदारों को वित्तीय सब्सिडी प्रदान करने और चार्जिंग स्टेशनों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देकर योजना का उद्देश्य संभावित ईवी उपयोगकर्ताओं के बीच रेंज एंग्जाइटी को कम करना और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना है। ये पहल 2070 तक अपने नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की व्यापक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्वेश्चन नंबर 10, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, अप्रैल 2026 के लिए सरकार द्वारा घोषित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का संशोधित आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन है 2012 = 100, ऑप्शन बी है 2020 = 100, ऑप्शन सी है 2024 = 100, ऑप्शन डी है 2022 = 100। सही जवाब है ऑप्शन सी 2024 = 100। सरकार ने समकालीन घरेलू खपत पैटर्न को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के आधार वर्ष को आधिकारिक तौर पर 2024 = 100 में अपडेट किया है। विकल्प ए 2012 CPI की गणना के लिए उपयोग किया जाने वाला पिछला लंबे समय से चला आ रहा आधार वर्ष था। विकल्प बी और डी प्रशंसनीय लेकिन गलत भटकाव हैं क्योंकि वे हाल ही में जारी सरकारी अधिसूचना के साथ मेल नहीं खाते हैं। याद रखें, आर्थिक नीति के लिए आधार वर्ष संशोधन महत्वपूर्ण है क्योंकि वे वर्तमान बाजार की वास्तविकताओं से मेल खाने के लिए वस्तुओं की टोकरी को समायोजित करते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा खुदरा मुद्रास्फीति को मापने और मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक संकेतक है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI इस डेटा को संकलित और जारी करने के लिए जिम्मेदार है। मुद्रास्फीति सूचकांक को सटीक और आधुनिक खर्च की आदतों का प्रतिनिधित्व करने वाला बनाए रखने के लिए आधार वर्ष के आवधिक संशोधन आवश्यक हैं। एक उच्च आधार वर्ष सूचकांक गणना में ऐतिहासिक मूल्य वृद्धि के प्रभाव को बेअसर करने में मदद करता है। अब क्विक रिवीजन, आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक नज़र में। 1. हाल ही में किस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ गहराई से जुड़ी हुई है? आंसर, CIA शिखर सम्मेलन। 2. डिजी लॉकर के उपयोग को एकीकृत करने और बढ़ावा देने में असाधारण पहलों के लिए हाल ही में कितने भारतीय राज्यों को सम्मानित किया गया? आंसर, 5 राज्य। 3. हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC ने किस शहर में अपने नए प्रौद्योगिकी सह सामान्य सुविधा केंद्र TCFC की आधारशिला रखी है? आंसर, बेंगलुरु। 4. भारत में सटीक अति स्थानीय मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए हाल ही में किस संगठन ने AI सक्षम सिस्टम पेश किए हैं? आंसर, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD। 5. हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस कार्यक्रम में वैश्विक संकटों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन पर जोर दिया? आंसर, CIA वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन। 6. भारत में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद GDP के अंतिम अनुमान जारी करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? आंसर, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। 7. मई 2026 में जारी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार किस प्रकार की फसलों के लिए क्षेत्र कवरेज के बारे में डेटा प्रकाशित किया गया था? आंसर, ग्रीष्मकालीन फसलें। 8. केंद्र सरकार की PME ड्राइव योजना के अंतर्गत कर्नाटक राज्य को कितने नए इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जर आवंटित किए गए हैं? आंसर, 1243 चार्जर। 9. भारत में इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर चर्चा करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का प्राथमिक ध्यान किस सरकारी योजना पर था? आंसर, PME ड्राइव योजना। 10. अप्रैल 2026 के लिए सरकार द्वारा घोषित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का संशोधित आधार वर्ष क्या है? आंसर, 2024 = 100। ये सभी फैक्ट्स याद रखिए, एग्जाम में जरूर आएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डेली फ्री PDF मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। कल मिलेंगे, पढ़ते रहो, सफल होते रहो।